हेलो एवरीवन, हम लेके आए हैं आज का जेई मेन मेमोरी बेस्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस को हम यहां डिस्कस करते हैं जो आज के पेपर में आए हैं और बच्चों ने हमको उसके बारे में कुछ हिंट्स और कुछ उसके ऑप्शंस बताए हैं। तो उसी बेसिस पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिहाइड्रेट विद फास्टेस्ट रेट। यानी कि डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो हम अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं और उस एलिमिनेशन रिएक्शन का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है OH ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना और फिर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करना। तो बेटा जिसके कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसमें रेट फास्ट होगी, उसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। तो ये इवन रिएक्शन होती है। तो हम वन बाय वन ये 4 ऑप्शंस जो बच्चों ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट फिनॉल दिया हुआ है। तो फिनॉल के अंदर OH ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन के साथ डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस कर रहा है। यहां पर डबल बॉन्ड की कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका यहां से बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये एलिमिनेट नहीं होता है। बेटा नेक्स्ट में देखते हैं, इसका अगर मैं एलिमिनेशन करता हूं तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले आप इसको प्रोटोनेट करेंगे, प्रोटोनेट करके ये OH2+ में कन्वर्ट होता है। अगर इसको आप OH2+ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो स्टेप इसकी रिवर्सिबल स्टेप है, एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद आप यहां से वाटर को एलिमिनेट करिए। जब आप वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं, आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ये स्टेप इसकी RDS स्टेप होती है और इस स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो 2 पाई बॉन्ड्स के साथ डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस कर रहा है। यहां से आप देख सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली उसमें ये बीटा हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने के बाद प्रोडक्ट में एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर दोनों फैक्टर इसके फेवरेबल हो गए। एक तो कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा जिससे रेट डिसाइड हुआ, और दूसरा ये भी एक रेट के अंदर थोड़ा इन्वॉल्व रखता है, तो ये वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब इसकी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए। अब इसके कंपैरेटिवली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा लेकिन वो एक ही पाई बॉन्ड से डीलोकलाइज होगा, कंपैरेटिवली इससे लेस स्टेबल होगा, तो इसका डिहाइड्रेशन थोड़ा स्लो, और इसमें जो एल्कीन बनेगी वो भी एरोमेटिक नहीं होगी। नेक्स्ट वाले की बात करें तो इसके अंदर OH जहां पर निकाल रहे हैं वहां कार्बोकेटाइन पर कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि उसके दोनों तरफ कोई पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, सिस्टम कंजुगेटेड नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इसमें फास्टेस्ट B की होगी। उसके बाद अगर नंबर आता है तो C, उसके बाद भी अगर हम बात करें तो D, और A के अंदर डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का है कि कंपाउंड्स एक तरफ लिखे हुए हैं और उनके रिलेटेड लैब टेस्ट दूसरी तरफ लिखे हुए हैं, और इनको मैच करना है कि किस कंपाउंड का पर्टिकुलर कौन सा लैब टेस्ट होता है जो यहां मैच करवाना है। बेटा कंपाउंड्स में इन्होंने बस ऐसे ही हिंट दिए हुए हैं, नेम्स, प्राइमरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन्स के हमको मालूम है कि जो सबसे बढ़िया उसको डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट होते हैं, उसमें एक टेस्ट का नाम हम जानते हैं कार्बाइलामीन टेस्ट, हिंसबर्ग मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से अपन एक और टेस्ट की बात कर सकते हैं जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट और एक हिंसबर्ग टेस्ट। तो टोटल 3 टेस्ट हो जाएंगे बच्चों। तो प्राइमरी अमीन को मैच करवाते हैं, तो यहां पर उसमें से सिर्फ एक ही टेस्ट दिया हुआ है, मींस कार्बाइलामीन इज गिवन, इससे मैच कर दीजिए, सीधे सीधे कार्बाइलामीन टेस्ट से मैच हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक मॉलिस टेस्ट यूज करते हैं जिसमें कि एक पर्पल कलर की रिंग बनती है, बहुत ही सुंदर रिंग बनती है। तो यहां इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है मॉलिस टेस्ट का, इससे आप मैच करवाइए। ये ऑलमोस्ट सभी कार्बोहाइड्रेट्स देंगे। उसके बाद ट्राइपेप्टाइड्स, पता है ये प्रोटीन का एक सेगमेंट है। तो ट्राइपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, ये बेटा जब बनाते हैं तो इसके अंदर 2 अमाइड लिंकेजेस आ जाते हैं, और 2 अमाइड लिंकेजेस आ जाते हैं तो ये फिर कॉपर सल्फेट के साथ बेसिक मीडियम के अंदर बायूरेट टेस्ट देते हैं। उसके अंदर भी पर्पल कलर की रिंग की फॉर्मेशन होती है, तो बेटा ये मैच करेगा बायूरेट टेस्ट से। और एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स के लिए यहां पर अब एक ही ऑप्शन बचता है जो कि शिफ्ट टेस्ट है। तो अगर मैं बात करूं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट देते हैं,
ठीक है, तो ये शिफ्ट टेस्ट इससे मैच हो जाएगा। तो ये एक मैचिंग का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और आसानी से इसको आप सॉल्व भी कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिएक्शन का क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप तो फर्स्ट कंपाउंड में है, अल्कोहल और प्राइमरी अमीन, और सेकंड जो कंपाउंड है ये डाई एथिल कार्बोनेट है। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि एस्टर की तरीके का ग्रुप इसके अंदर दिया हुआ है। और जनरली बेटा जब एसिड या एसिड के डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोचते हैं। तो मेरे को ऐसा ही सोचना पड़ेगा कि एसिड का डेरिवेटिव जैसा है, तो इसमें मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात सोच रहा होऊंगा, और यहां से मुझे फिर देखना होगा कि ये कौन से ऐसे होंगे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर सकते हैं। तो बेटा इसमें अंदर OH भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, NH2 भी कर सकता है, और इन दोनों के अंदर मैं देखूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से नाइट्रोजन पहले रिएक्ट करेगा, उसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहली रिएक्शन अगर मैं इस नाइट्रोजन से करवाता हूं तो नाइट्रोजन से यहां पर करवाएंगे तो इस रिएक्शन को आप SNAE रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन ही होगा बेटा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया तो सबसे पहले आप ये पाई बॉन्ड ओपन करवाते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, ये सबसे वीक बॉन्ड है। जैसे ही आपने ब्रेक किया उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि टेट्राहेड्रल होता है, उस इंटरमीडिएट को यहां बना लेते हैं हम लोग O-, और यहां पर ये हमने NH2 से रिएक्ट करवा लिया था। चलिए इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट यहां से एक H रिलीज हो जाता है और एक H रिलीज होकर एक तरीके से न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस H को मैं रिलीज कर देता हूं और यहां पर मैं शिफ्ट भी करवा देता हूं सपोज। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अपन को देखना है कि यहां से अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता हूं और यहां से एक H भी अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो फिर बेटर लिविंग ग्रुप यहां पर ETO- रहेगा। तो इसमें से एक ETO- को आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो एक ETO- को निकालने के बाद ये पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ETOH बन के निकल गया। H यहां से मिला था, ETO- वहां से मिला। अब कंपाउंड के अंदर बचा है बेटा फिर से C डबल बॉन्ड O, एक OET अभी भी मेरे पास बाकी है, और ये मॉलिक्यूल अभी मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इसके अंदर फिर से देख सकते हैं अपन की एक लिविंग ग्रुप और निकाला जा सकता है। NH और OET में से OET बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं इस OH से करवा दूं, इट इज ए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, तो फिर से ये O- बनेगा। O- बेटा फिर से ये वापस लौट के आता है, और अगर ये वापस लौट के आता है तो OET को हटा देगा। तो इस तरीके से यहां पर 2 बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। उस साइक्लिक प्रोडक्ट में मैं काउंट करके पहले चेक कर लेता हूं कि रिंग कितने मेंबर की होनी चाहिए। तो बेटा O से काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, तो टोटल 5 एटम्स रहने वाले हैं उस रिंग में। तो मैं एक 5 की रिंग ही बना लेता हूं ऐसे। ठीक है, जिसमें इस तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद मेरे पास CH2 है, CH2 के बाद एक रिंग है मेरे पास, और इस तरफ मेरे पास एक NH है। तो ये 5 मेंबर की रिंग यानी स्पाइरो जैसा एक कंपाउंड बनेगा, और इस तरीके का 4 में से एक ऑप्शन गिवन था, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो इट इज क्वेश्चन ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज रॉन्ग, यानी कि 4 केमिकल रिएक्शंस गिवन है और कौन सा प्रोडक्ट इसमें नहीं बनना चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करना था। तो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हैलाइड एक दिया हुआ है, इसको आप हेलो एल्केन बोल सकते हैं, और ये sp3 कार्बन से ब्रोमीन कनेक्टेड है। एक्वस KOH दिया हुआ है, 1 डिग्री हैलाइड है। एक्वस KOH मतलब अपन कह सकते हैं मॉडरेट टाइप का न्यूक्लियोफाइल है और बेस भी है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो बेटा SN रिएक्शन हो जाएगी, और 1 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस काफी कम रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इट इज SN2 रिएक्शन, तो प्रोडक्ट ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, फिर से दिया हुआ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इट इज अगेन 1 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर जो रिएक्शन दिया हुआ अल्कोहलिक KOH का दिया हुआ है। अब यहां पर अल्कोहलिक KOH वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है,
E2 रिएक्शन करना चाहिए, बट बेटा इसमें E2 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी है नहीं, क्योंकि जहां पर ये हेलोजन लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एलिमिनेशन हो नहीं पाएगा। तो ले दे के जो कुछ प्रोडक्ट बन सकता है वो केवल सब्स्टिट्यूशन का ही बन सकता है। इसका मतलब ये भी इसका पॉसिबल प्रोडक्ट तो है ही, इस वाले केस में यही प्रोडक्ट इसका केवल मिल सकता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बेटा NaOH से करवाए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और ये सब बच्चे बहुत अच्छे से इसको याद करके जाते हैं क्योंकि ये फिनॉल की प्रिपरेशन है और इसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस। तो बेटा ये वाला जो होता है ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें से Cl को हटाया जाएगा और इसकी जगह पर ये OH माइनस यहां टेक करके रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता था ऑलरेडी, ये बहुत लंबे तक इंडस्ट्री के अंदर कॉमर्शियल प्रोसेस की तरीके से होता था। इसको बोलते थे बच्चों डाउ प्रोसेस। तो ये भी रिएक्शन करेक्ट है। तो अब मेरे पास जो फोर्थ बचती है उसमें देखते हैं क्लोरोबेंजीन और एसिटिल क्लोराइड। देख के रिएक्शन का तो आइडिया लग ही गया है कि ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होनी चाहिए, फिडेलक्राफ्ट का एसाइलेशन हमें करना है। बट जब हम फिडेलक्राफ्ट का एसाइलेशन करेंगे तो बेटा Cl की पैरा पोजीशन से करना चाहिए, क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्राउडिंग इफेक्ट और Cl का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होंगे। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो ऑर्थो पैरा होगी, लेकिन पैरा प्रोडक्ट इसका मेजर बनना चाहिए, ऑर्थो प्रोडक्ट काफी कम बनना चाहिए। यहां पर इन्होंने ऑर्थो प्रोडक्ट बना के दिया हुआ, ऐसा बच्चों ने बताया है। तो हम कह सकते हैं कि रॉन्ग का आंसर सिर्फ डी ही होगा, बाकी सारे ऑलमोस्ट करेक्ट हैं, जहां पर कि उन्होंने वही प्रोडक्ट लिखे हैं जो उनसे मिल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मींस आपको एनसीईआरटी से चेक करना चाहिए। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कहीं से भी वो कोई क्वेश्चन बना लेते हैं और उसको फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हाउ द फोटोकेमिकल स्मॉग बी कंट्रोल्ड, यानी कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखें कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्रीकर्सर्स, यानी कि इनकी वजह से ही फोटोकेमिकल स्मॉग की जनरेशन फास्ट होती है और ज्यादा होती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये देखें कि इनके सोर्स कौन कौन से हैं। तो जहां इनके सोर्स हैं वहां पर ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसके सोर्स होते हैं नॉर्मली ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट और कुछ और, जहां से कि ये जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वाले केस में अगर मैं ऑटोमोबाइल के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करूं कि उसके अंदर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड की फॉर्मेशन कम हो जाए, तो उसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है, और ये साफ साफ लिखा हुआ है बुक्स में। तो अपन देख सकते हैं कि यहां पर इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल सबसे बढ़िया है इसको कंट्रोल करने का रीजन वो यही है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें NO2 और NO दोनों होंगे, एंड हाइड्रोकार्बन। तो ये इसका बेस्ट एक ऑप्शन तो निकल के आता है। दूसरा मैं बोल सकता हूं कंट्रोल करने के लिए कि हमें प्राइमरी प्रीकर्सर्स को कंट्रोल करना चाहिए और सोर्स पर भी, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ था कि चिमनी की हाइट बढ़ा दीजिए। तो बेटा इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। कंट्रोल द सेकेंडरी प्रीकर्सर्स, सेकेंडरी का मतलब जो प्राइमरी के बाद उनसे जनरेट हुए उनको कंट्रोल करके भी कोई फायदा नहीं है, प्राइमरी वाला ही उसका मेन रेस्पॉन्सिबल है। तो बेटा सेकेंडरी वाले भी यूजलेस हो जाएंगे। और एक फोर्थ ऑप्शन बच्चे लोग बता नहीं पाए थे, लेकिन वो भी कुछ ऐसा ही दिया होगा। बट इसके अंदर एक ऑप्शन है जो बुक्स में मिल जाएगा, वो है बेटा कुछ प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को आप अगर लगा देते हैं जहां पर किस तरीके का सोर्स है, तो वो इनके ऑक्साइड्स को कंज्यूम कर लेता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कंज्यूम करने के लिए हम कुछ प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बेटा ये एनवायरमेंटल का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों एक न्यूमेरिकल में था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चंस थे। तो उसमें दिया एनी ऑफ द फॉलोइंग आर कायरल मॉलिक्यूल्स। टोटल बच्चों ने बताया कि 5 मॉलिक्यूल्स गिवन थे, ठीक है। उसमें से कुछ तो यहां पर करेक्ट हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन बच्चों ने बताया, मैं उसी की बात करता हूं। तो कायरल देखने का तरीका क्या होता है? तो बच्चों कायरल देखने के लिए हमारे को जो जनरली दिया होता है उस मॉलिक्यूल में हमें सबसे पहले देखना होता है कि भाई कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है या नहीं। तो मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कायरल नहीं होगा। तो मैं इस पॉइंट को चेक करूंगा। सेकंड में चेक करूंगा बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री।
अगर सेंट्रोसिमेट्री मिल रही है तो फिर वो कायरल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एब्सेंट होना चाहिए, सेंट्रोसिमेट्री भी एब्सेंट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे होता है बेटा एक ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये बहुत कम न्यूमेरिकल्स, बहुत कम एग्जांपल्स में हम लोगों को देखने की जरूरत होती है, बट डेफिनेशन वाइज ये तीनों एब्सेंट होने चाहिए। अगर ये तीनों एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल को हम कायरल बोलेंगे, और अगर नहीं तो फिर हम ए कायरल बोलेंगे। इनमें से कुछ भी अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां चेक करता हूं बेटा, फर्स्ट में ये एक तरीके से टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर दी हुई है, सीधे सीधे इसमें मुझे दिखाई दे रहा है इस जगह पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो बेटा ये एक कायरल हो गया। ऊपर और नीचे के ग्रुप्स आप देख सकते हो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। बी ऑप्शन में देखें तो बच्चों बी ऑप्शन में हर साइक्लोहेक्सेन पर हर जगह पर OH लगा हुआ है, बेटा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी, आपको भी दिखाई दे रही होगी, तो इसका मतलब ये भी एक कायरल हो गया। अब बेटा सी ऑप्शन में चेक करते हैं। सी ऑप्शन में 2 बेंजीन लगे हुए हैं और बीच में 2 एटम है, कायरल हैं। तो यहां पर ये बीच वाले जितने एटम्स हैं वो सारे sp3 हाइब्रिड है, टेट्राहेड्रल है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ओवरऑल तो प्लेनर नहीं है, बेंजीन्स आर प्लेनर बट ओवरऑल ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो दिखा रखा है उसमें एक एटम यहां कायरल है, दूसरा एटम यहां कायरल है, और इसमें बेटा इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही। मैं OH को लेकर के अगर कट करता हूं तो बेटा इधर मिथाइल है, उधर नहीं है, तो इसमें किसी भी एंगल से मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई क्राइटेरिया दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें मिलता है कि एक ऑप्शन तो इस तरीके का ऑप्शन रहा होगा जो कायरल है। सेकंड देखते हैं बेटा डी ऑप्शन में इन्होंने क्या है, साइक्लोएल्काइलिडीन दिया हुआ है। अब साइक्लोएल्काइलिडीन में क्या होता है, रिंग के साथ डायरेक्टली एक पाई बॉन्ड कनेक्टेड होता है। तो बेटा इस वाले केस में हमें ये पक्का कंफर्म पता है, तभी अपन इसको आंसर कर सकते हैं कि ऐसे केस में जो टर्मिनल वाले ग्रुप्स होते हैं वो टर्मिनल वाले ग्रुप्स बेटा परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। तो यहां H और PH सपोज इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके जो दूसरे एंड वाले कॉर्नर पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो बेटा बोर्ड से अंदर और बाहर की तरफ होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि H मिथाइल और HPH का प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो बेटा आप H और PH को लेके कट कर लीजिए, तो यहां से बीच में से मिरर जाएगा, इन दोनों को लेके कट कर लीजिए तो इसके बीच में से मिरर जाएगा। तो ऐसा करने पर ना तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं ना ही ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो बेटा जब परपेंडिकुलर होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। परपेंडिकुलर में सेंटर ऑफ सिमेट्री आने के लिए कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, क्योंकि कोई भी ग्रुप के अगर हम सेंटर से लाइन को पास करते हैं तो दूसरे एंड पर वो ग्रुप ही नहीं होता है, वहां ग्रुप ही अवेलेबल नहीं है परपेंडिकुलर के केस में। तो बेटा इसका मतलब इसमें प्लेन भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है, और ऐसे एग्जांपल्स में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नॉर्मली चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे मिला कि ये वाला भी मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ में चेक करते हैं। ऐसा कुछ 4 मेंबर की रिंग बच्चे लोग बता रहे थे। तो 4 मेंबर की रिंग में अगर ये दोनों एंड्स पर कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं तो बेटा 4 की रिंग को अपन मान लीजिए कि 4 की रिंग के दोनों डायगोनल पे आपने 2-2 ग्रुप लगा दिए। तो बेटा मिरर भी आप है ना डायगोनल में रखिए, और डायगोनल में जब आप मिरर रखेंगे तो उसके अंदर चारों एंड्स वाले ग्रुप्स HCl इस साइड भी HCl इस साइड भी, वो बेटा एक ही प्लेन में आ जाएंगे। एक ही प्लेन में आएंगे तो मिरर उसको इक्वली हाफ करते हुए निकल जाएगा। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जो मॉलिक्यूल बनाया है उसमें बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। देखिए आप Cl टॉप पर, फिर टॉप से जब आप सेंटर से लाइन पास करेंगे तो बॉटम की तरफ भी Cl है, H टॉप पर, फिर उधर जाएंगे तो बॉटम पर भी मिलेगा। इसका मतलब इसमें तो दोनों ही सिमेट्री है। तो ये वाला भी मॉलिक्यूल बेटा एक कायरल हो गया। तो ये एक कायरल हो गया है, तो टोटल मिलाकर के हमको इसमें 2 ही कायरल दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इंटीजर के फॉर्म में आंसर करना है तो बच्चों इसका आंसर 2 हो जाएगा।